स्वागत है हमारा खास कार्यक्रम 2024। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां आज हम आपको सबसे लेटेस्ट डबल ओपिनियन पोल दिखाने जा रहे हैं। क्या है छत्तीसगढ़ का मूड, चलिए देखिए। ओपिनियन पोल 1 जो है डीबी लाइव सर्वे का। हर्षवर्धन जी और देवेंद्र जी, आप भी मेरे साथ आ जाइए। हम अगर बीजेपी की बात करें तो 90 विधानसभा सीटों में से 28 से 40 सीटें बीजेपी जीत सकती है, जबकि भूपेश बघेल यानी कांग्रेस की बात करें तो 48 से 60 सीटें यहां पर भूपेश बघेल जीत सकते हैं। ये पहला ओपिनियन पोल है जो ये बता रहा है कि आश्वस्त है अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में तो क्यों है। क्या फीडबैक देवेंद्र बीजेपी के पास है, क्योंकि परिवर्तन यात्रा बीजेपी उन स्टेट्स में चला रही है, समापन हो रहा है और खुद प्रधानमंत्री पहुंचते हैं। क्या फीडबैक है छत्तीसगढ़ को लेकर? आज भी प्रधानमंत्री हैं, फिर 2 दिन बाद फिर से वहां पे जाने वाले हैं, लेकिन पार्टी का जो फीडबैक है छत्तीसगढ़ को लेकर निश्चित तौर पे बहुत उत्साहजनक नहीं है। उसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि बीजेपी, क्योंकि वहां पे लगभग 3 चुनाव में देखें तो लगातार विक्ट्री हुई थी, उसके बाद विपक्ष में पिछले 5 सालों में है, लेकिन वो पार्टी भूल चुकी है, पार्टी का संगठन प्रदेश में भूल चुका है कि विपक्ष में आप फाइट कैसे करते हैं, सड़क पे माहौल कैसे बनाते हैं, क्योंकि आप लगभग 15 साल तक सरकार में रहे और वो एक निष्क्रियता संगठन में जो आ जाती है वो आ चुकी है। फेस आपके पास कोई वैसा है नहीं। और आपस में आप देखें तो रमन सिंह और रमन सिंह के विरोधी, इन लोगों ने आपसी लड़ाई ज़्यादा लड़ी, ग्राउंड पे कोई माहौल क्रिएट नहीं किया। हालांकि ओम माथुर को भेजा गया है, जो कि माना जाता है कि संगठन के लिहाज से बीजेपी के बहुत प्रोडक्टिव नेता हैं, लेकिन अभी तक पार्टी को छत्तीसगढ़ से कोई उत्साहजनक तस्वीर नहीं दिख रही है। इसका जो अपर लिमिट है, इतना तो बीजेपी को अगर आ रहा हो तो बीजेपी के नेता बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सज्जन जी, आपको क्या लगता है? आपका फीडबैक? मैं आपको बताऊं, मैं इस सर्वे को देख के मुझे तो लग रहा है कि भाजपा वाले खुश हो गए होंगे, जो देवेंद्र जी कह रहे हैं ना, क्योंकि सच ये है कि ये वाली कल्पना और जिन्होंने सर्वे किया है उनके द्वारा अगर ये आया है तब तो और कमाल की बात है, क्योंकि उस सर्वे में ये आ रहा है तो अपने आप में कमाल की बात है। क्योंकि फोटो लगाने के लिए तो रमन सिंह जी की लगानी है, लेकिन है कौन वहां, कोई नेता है भी क्या? मुझे लगता है जैसे आप लोग नहीं लगाते हैं कि अन्य में एक लगा देते हैं, तो वैसे ही यहां लगा देते, तब समझ में आता भाजपा की असली स्थिति छत्तीसगढ़ में है क्या। ये जो एक आप कह सकते हैं होल बन चुका है, या एक जो खालीपन है भूपेश बघेल के सामने, कौन सज्जन जी, क्या यही बड़ी वजह है कि वहां उम्मीद कांग्रेस को बहुत ज्यादा है और भूपेश बघेल के चेहरे पर, उनके बयानों में वो कॉन्फिडेंस झलकता भी है? देखिए, कांग्रेस का कॉन्फिडेंस ऐसे आप समझे कि एक 3rd डिविजनर के सामने अगर कोई आए ही नहीं compete करने के लिए तो वो टॉपर हो जाता है। वही हाल वहाँ पे कांग्रेस का है। अगर प्रदेश बीजेपी की स्थिति देखे वहाँ पे, तो कायदे से अगर ढंग से चुनाव लड़ा जाता तो छत्तीसगढ़, जो 3 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इसमें सबसे आसान चुनाव हो सकता था मैं कह रहा हूँ। क्योंकि जमीनी स्थिति वहाँ पे क्या है कि आप बस्तर संभाग में देखें, जो ट्राइबल रीजन है, वहाँ पे आदिवासी वोटर पिछली बार जैसे परिवर्तन के लिए लालायित थे, इस बार वो नाराज हैं कांग्रेस से। बहुत सारे जो कांग्रेस के आदिवासी नेता हैं वो भूपेश बघेल की नेतृत्व से नाराज हैं। अगर आप सरगुजा रीजन में देखें, जो नॉर्थ छत्तीसगढ़ है, और सेंट्रल छत्तीसगढ़ देखें, जो इंडस्ट्रियल बेल्ट है, बिलासपुर है, रायपुर है, भिलाई है, तो यहाँ पे आप देखें कि हिंदी भाषी बहुत सारे लोग हैं, तेलुगु प्रदेश से हैं, बंगाल से हैं, उड़ीसा से हैं, बहुत सारे लोग जो वहाँ पे सेटल्ड हुए हैं काफ़ी पहले। तो भूपेश बघेल ने जब उनको कॉर्नर करने के लिए तमिलनाडु वाली, जो सन ऑफ द सोइल वाली थियरी लगाई, छत्तीसगढ़िया वर्सेस आउटसाइडर, तो उन्होंने वहाँ के मिडिल क्लास को एलियनेट कर दिया है। उसी तरीके से उन्होंने ओबीसी को जो वोट कंसोलिडेट करने की कोशिश की, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ओबीसी साहू समाज के हैं, और ये खुद कुर्मी कास्ट से आते हैं, तो उसमें भी कोई यूनिटी नहीं है। तो जमीनी समीकरण जो है वो बिल्कुल भाजपा के पक्ष में था, किंतु वहां पे भाजपा का स्थानीय नेतृत्व और संगठन की स्थिति देखे तो हमें याद है जगदलपुर में किसी से मिलना हुआ, उसने बताया कि हम भाजपा से जुड़े हुए हैं। हमने बोला आप ईमानदारी से बताएं कि क्या स्थिति है पार्टी की। तो एक बड़ा ही उन्होंने रोचक बात बताई कि भाई साहब, स्थिति यह है कि बस बैठक पे बैठक हो रही है, बस उठक नहीं हो रही है। तो यह दर्शाती है कि स्थानीय नेतृत्व रमन सिंह वर्सेस एंटी रमन सिंह में भिड़ा हुआ है। रमन सिंह को मजबूरी में आपने थोड़ा सा आगे किया है, डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन उनके हाथ बंधे हुए हैं, ना तो स्ट्रेटजी डिसाइड करने में। सज्जन जी, आपसे चर्चा करूंगी। छत्तीसगढ़ का रण फिलहाल ऐसे समझ में आ रहा है कि अपनी तैयारी से नहीं, कांग्रेस दूसरे की गलती यानी बीजेपी की गलतियों से जरूर जीतती हुई नजर आ रही है। एक और ओपिनियन पोल है जो अपने दर्शकों के सामने रख दें। इस ओपिनियन पोल में क्या बताया जा रहा है? छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों का आईएनएस का ये ओपिनियन पोल है, जिसमें बीजेपी 27 सीटें जीत सकती है और कांग्रेस 62 सीटें जीत सकती है। यानी दोनों ही ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि कांग्रेस की जो स्थिति है वो काफी मजबूत है, और ये मजबूती नंबर्स में भी झलक रही है। 62 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। भावेश जी, आपका आंकलन छत्तीसगढ़ को लेकर क्या कहता है? वही कि संगठन ना होना कांग्रेस को मजबूती दे रहा है बीजेपी के?
नहीं, देखिए दूसरा फैक्टर ये है, जैसे सज्जन कह रहे थे कि वहाँ पे बीजेपी के लिए एक इजी चुनाव हो सकता था। उसके कई सारे वजह हैं। एक वजह तो ये है, देखिए ओबीसी, प्राइम मिनिस्टर खुद ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, ओबीसी के बहुत बड़ा वोट बैंक है वहाँ पे। दूसरे जो आदिवासी वोट बैंक है उसको लेके भी बीजेपी ने एक एक्सरसाइज किया था। उन्होंने आदिवासी महिला प्रेसिडेंट दिया था, उसका भी उन्होंने कुछ कैच करने की कोशिश की। तीसरी बात आप देखेंगे, जिस आप कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो यदि आप उठा के देखोगे 2018 वाला, तो उसमें से अधिकतर प्रोमिसेस फुलफिल नहीं हुए। तो वो जो ग्राउंड पे जो वो क्रिएट करना था, कि जो प्रोमिसेस क्रिएट किए थे बेरोजगारी को लेकर, मुझे जहाँ तक याद है 3000 या 4000 कैश ट्रांसफर था, वो ट्रांसफर नहीं, बहुत सारे ऐसे इशूज थे जो हुए नहीं। लेकिन आप कहते हैं ना कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी तो जरूर बन गई है, लेकिन फिलहाल बीजेपी उस दौर में है कि अपने स्टेट लीडरशिप को लगभग धीरे धीरे हर जगह खत्म करती जाए। उसको एक मध्य प्रदेश में भी वही करने की कोशिश है और छत्तीसगढ़ में उन्होंने ऑलमोस्ट कर दिया। देखिए, अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी छत्तीसगढ़ में मोर्चा संभाल रहे हैं। मोदी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर आए हैं। परिवर्तन यात्रा का समापन और उसके साथ ही बिलासपुर में माहौल तैयार करना ही एकमात्र मकसद बीजेपी का है। बिलासपुर बहुत अहम है बीजेपी के लिए। क्यों अहम है, आइए वो भी आपको दिखा देते हैं। बीजेपी बिलासपुर को क्यों साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि बिलासपुर छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संभाग है। 2018 के चुनावों की बात करेंगे तो बीजेपी को 25 में से 7 सीटें मिली थी। बिलासपुर संभाग में 8 जिले की 25 सीटें आती हैं। कांग्रेस को 2018 में 14 सीटें मिली थी। बड़ी बात यह है कि जो 15 सीटें बीजेपी ने जीती थी 2018 में, उसमें से 7 सीटें अकेले बिलासपुर से ही थी। इसलिए इस पर फोकस करने की जो कोशिश है वो बीजेपी कर रही है। बिलासपुर को अगर जीत ले तो बीजेपी को लग रहा है कि हो सकता है कि अभी जो फाइट में नहीं है बीजेपी, वो फाइट में आ सके। बिलासपुर कितना बड़ा फैक्टर या बिलासपुर कितनी बड़ी रीजन हो सकता है, इस पर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले क्यों अहम है बिलासपुर और बाकी जो संभाग हैं उसमें क्या दर्शाते हैं ये ओपिनियन पोल, ये आपको जल्दी से बता देते हैं। बिलासपुर अहम इसलिए है क्योंकि 2018 में छत्तीसगढ़ में बीजेपी को कुल 15 सीटें मिली थी 90 में से, और इन 15 में से 7 सीटें बिलासपुर संभाग से ही मिली थी। ऐसी रणनीति पर बीजेपी काम कर रही है कि जहां पर आप स्ट्रांग थे 2018 में, एक बार फिर से उसी संभाग में अपने आप को पहले प्रोजेक्ट किया जाए, वहीं पे अपने आप को मजबूत किया जाए, ताकि वो जो फाइनल रिजल्ट्स हैं उसमें रिफ्लेक्ट करें। और बिलासपुर अगर संभाग की बात करें प्राची, तो अविभाजित मध्य प्रदेश में, यानी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ जब एक था तो उस समय भी बीजेपी का एक बहुत स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था। ये अलग बात है कि पिछले चुनाव की अगर बात करें तो वहाँ पर पार्टी को जो सीटें मिली उसमें से आधी भले ही वहाँ पे है, लेकिन वहाँ भी पार्टी की स्थिति खराब रही। इस बार बाहर से कुछ नेताओं को बुलाकर पहले से वहाँ पे लगा दिया गया था, और अमित शाह ने जब छत्तीसगढ़ का दौरा किया था तो पहला उनका फोकस इसी बात पर था कि बिलासपुर रीजन में हम कैसा करने वाले हैं, और वहाँ पर लगभग एक विधानसभा के हिसाब से उन्होंने रणनीति बनाई थी, और कोशिश ये कर रहे हैं लोग कि इस पॉकेट में बेहतर करें। बस्तर का जो रीजन है वो पार्टी के लिए एक चिंता का विषय है कि वहाँ पर जिस प्रकार से अच्छा करना चाहिए था वो काम नहीं हो पा रहा। देखिए, बिलासपुर को जीतने की कोशिश की जा रही है। बिलासपुर पर पूरी निगाहें हैं। प्रधानमंत्री आज बिलासपुर में हैं, चूंकि परिवर्तन यात्रा जो है वो बिलासपुर में उसका आज समापन हुआ है। 2018 के चुनावों में बीजेपी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। बिलासपुर की अगर हम बात करें तो बिलासपुर से ही 7 सीटें मिली थी जरूर भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन 2018 चुनावों के बाद अब 2023 के चुनाव हैं उसमें बीजेपी क्या कमाल कर सकती है, बीजेपी के लिए क्या फैक्टर्स काम कर रहे हैं, इस पर जरूर हम चर्चा कर रहे हैं। सज्जन जी, चूंकि आप वहां के लोगों से मिले हैं, उनसे आपने बातचीत की है, एक कमजोरी तो है बीजेपी की कि वहां उनके पास कोई स्टेट लीडरशिप नहीं है। रमन सिंह का चेहरा प्रोजेक्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी उतनी स्ट्रांग तरीके से प्रोजेक्ट नहीं हो रहा है। इसके अलावा क्या विकल्प है बीजेपी के पास कि वो खोई हुई जमीन को तलाश पाए? ग्राउंड पे रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में एंटी इनकम्बेंसी है, एंटेगनिज्म है, तो वो फाइनल रिजल्ट में रिफ्लेक्ट करेगा। तो बीजेपी वहां पे डिफॉल्ट बेनिफिशियरी है। और छत्तीसगढ़ का महत्व इसलिए भी है कि आप देखिए 2018 से 2023 तक जब तक कांग्रेस ने कर्नाटका नहीं जीता, हर इलेक्शन में जो फंडिंग आ रही थी वो छत्तीसगढ़ से आ रही थी। छोटा सा स्टेट है लेकिन मिनरल रिच स्टेट है, और इस तरीके से भूपेश बघेल की जो नजदीकी है गांधी परिवार से, और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ की टीम तमाम राज्यों में जहां भी चुनाव हुए पहुंची हुई थी, इस कारण से जो केंद्रीय नेतृत्व है, अमित शाह खुद फ्रंट से जा रहे हैं, तो जो भी आपको वहां पे थोड़ा माहौल दिख रहा है, थोड़ी ऊर्जा दिख रही है, वो सेंट्रल लीडरशिप के इंटरवेंशन के कारण दिख रही है। बस उसमें थोड़ी बहुत स्थिति यह बदल सकती है कि ग्राउंड पे रूलिंग पार्टी के खिलाफ बहुत ज्यादा एंटेगनिज्म है,
बस दिक्कत यह है कि वहां की स्थानीय नेतृत्व अगर किसी तरीके से थोड़ी सी जाग जाए केंद्रीय नेतृत्व के प्रयास से, तो समीकरण बदल सकता है, लेकिन बीजेपी जीत जाएगी इसकी संभावना थोड़ी दूर की कौड़ी लग रही है। हाँ, यह है कि 2/3 बहुमत जो उन्हें मिला था वो इस बार बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इस बार उनकी सीट्स 50 के करीब रह सकती हैं, और ऐसी स्थिति में पूरा का पूरा दारोमदार यह है कि सेंट्रल लीडरशिप किसी तरीके से ग्राउंड पे कैंडिडेट को सही ढंग से, जो मध्य प्रदेश वाली स्थिति है कि हर जगह कैंडिडेट को आप सही तरीके से करें, और जैसे दलित वोट है, सतनामी वोट एक बड़ा वोट है वहां पे। पिछले चुनाव तक वो अजीत जोगी वगैरह के साथ हो जाती थी, तो इस बार अजीत जोगी के बेटे बीआरएस के साथ अगर बीएसपी का अलायंस होता है तो वो वोट डिवाइड हो सकता है। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं, अगर हो तो बिल्कुल अप्रत्याशित नहीं होगा कि छत्तीसगढ़ से कुछ चमत्कार हो भी जाए। हर्षवर्धन जी, ओबीसी वोट यहां पर निर्णायक भूमिका में है और इस वक्त ओबीसी को रिझाने के लिए तमाम पार्टियां काम कर रही हैं। एक तरफ विपक्ष ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो सेंट्रल की सरकार है ये ओबीसी विरोधी है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने तमाम भाषणों में ओबीसी वर्ग के लिए क्या किया है इसे शामिल करते हैं। क्या इस फैक्टर को लुभाना बीजेपी के लिए काम कर सकता है? क्या इस समीकरण को साधना? नहीं, बीजेपी के लिए समीकरण तो काम करता है वहाँ, लेकिन एक चीज़ पर मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी है प्रतिक्रिया देना। अभी सज्जन जी ने कहा कि अगर सेंट्रल लीडरशिप कर दे तो कुछ हो रहा है। सेंट्रल लीडरशिप इतने समय से क्या कर रही थी? अगर छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आ गई, रमन सिंह हारते हैं बुरी तरह से, उसके बाद आज तक अगर नेतृत्व तय नहीं कर पाए तो स्थानीय नेतृत्व कौन तय करेगा? ये सेंट्रल लीडरशिप का ही तो काम होता है ना। ये कैसे हो सकता है कि जहां जहां आप बेहतर करें तो अंतिम समय में सेंट्रल लीडरशिप ने जान लगा दी, चमत्कार कर दिया, और जहां आप नहीं कर पा रहे वहां कोई स्थानीय नेतृत्व तैयार नहीं हो पाया? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की जरूरत है। अगर छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां आप बिलासपुर की बात कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं है जहां बहुत मजबूत दखल भारतीय जनता पार्टी का नहीं हुआ करता था, और अचानक आपकी 15 वर्ष की सरकार जाती है और आप पूरी तरह से साफ हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि कहीं न कहीं जो वहां को लेकर योजना है वो न केंद्र के मन में साफ है, न वहां के लोगों के मन में साफ है। जो पार्टी का कार्यकर्ता है उसको आपने छोड़ दिया है मझधार में, आप कोई ऐसा कार्यक्रम लेकर नहीं जाते हैं, और वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा सशक्त नेता है, इतना बड़ा चेहरा है, ओबीसी कहें तो वो भी एक प्लस करता है, और ढेर सारी योजनाएं रमन सिंह के रहते हुए भी, नया रायपुर बनने से लेकर जितनी चीजें हुई, उस पूरे के पूरे इलाके में नक्सलियों का एकदम मूवमेंट था। आज अमित शाह जब उस पर अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा हो रही थी तो कैटेगोरिकली बताते हैं कि अब बहुत कम जिले रह गए हैं। उसके बावजूद, अगर इतना कुछ करने के बावजूद अगर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी नहीं दिख रही है तो सिर्फ यह कहकर काम नहीं चलेगा कि स्थानीय नेतृत्व नहीं है। यह केंद्रीय नेतृत्व की योजना न बना पाना या न तय कर पाना उसको भी दिखाता है। और इन कमियों को कांग्रेस अच्छे से भांप रही है। भूपेश बघेल कह रहे हैं कि 3 से तो बात बन नहीं रही, आप 220 के आप 440 नेता उतार दीजिए, हमारी ही छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी, बीजेपी के हाथ में कुछ नहीं है। अब इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, बात राजस्थान की कर लेते हैं, क्योंकि यहां सबसे क्लोज फाइट नजर आ रही है। दोनों पार्टियों के जीत के दावों के बीच क्या ओपिनियन पोल की राय है वो आपको दिखाते हैं। मैं देवेंद्र जी और हर्षवर्धन जी आपसे कहूंगी आप मेरे साथ जरा आए, क्योंकि अब तस्वीरें राजस्थान की हम रखने जा रहे हैं। राजस्थान में कुल 200 सीटें हैं और ईटीजी का ओपिनियन पोल ये बताता है कि बीजेपी 95 से 105 सीटें, कांग्रेस 91 से 101 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें जा सकती हैं। यानी यहां पर बीजेपी की सरकार जो है वो बन सकती है। फिलहाल ओपिनियन पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी बहुत क्लोज है, यहां पर सरकार बना सकती है। हालांकि यहां भी गुटबाजी को सॉल्व करना बीजेपी के लिए एक चुनौती थी, इस गुटबाजी को काफी हद तक सॉल्व भी किया है। कोई चेहरा आगे नहीं किया गया है बीजेपी की तरफ से। वसुंधरा राजे को लेकर कहा जा रहा था, उनकी नाराजगी को लेकर कई बातें सामने आ रही थी, लेकिन उन्हें भी मैनेज करने की जो कोशिश है वो बीजेपी की फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। और अब वसुंधरा राजे भी एक्टिव होकर चुनावी समर में उतर चुकी हैं, अपने जो रणनीतिक प्रचार है उनको करती हुई नजर आ रही हैं। देवेंद्र, वसुंधरा राजे को मैनेज करना, राजस्थान में अपनी सारी बातों को मुखरता से रखना, एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाना, क्या इन नंबर्स में रिफ्लेक्ट कर रहा है या कुछ और फेरबदल हो सकते हैं? नहीं, ये नंबर्स तो बहुत चिंताजनक होने चाहिए बीजेपी के लिए। और 6 महीने पहले की अगर आप बात करें तो उसमें किसी से भी बात करें, चाहे कांग्रेस पार्टी का हो या बीजेपी का हो, अगर राजस्थान का व्यक्ति हो, तो सब कोई आसानी से कहता था कि 130+ बीजेपी जा रही है। पिछले 6 महीने में कांग्रेस पार्टी ने अपने कैंपेन थोड़ा माहौल को बेहतर किया है। बीजेपी ने कुछ अपनी अकर्मण्य अप्रोच के चलते कुछ चीज़ों पे उन्हें नुकसान हुआ है। उसमें सबसे बड़ा फैक्टर, जैसा कि वसुंधरा राजे सिंधिया को आपने कहा, कि वहाँ संगठन को ये समझ में नहीं आया कि वसुंधरा राजे जो कि अब तक प्रदेश में बीजेपी की सबसे पॉपुलर लीडर हैं,
उनका क्या कुछ किया जाना है। जैसे जितने नेताओं की राजस्थान में आप बात करती हैं बीजेपी की, क्लोज डोर बैठक जब होती है तो वहाँ पर उन सारे नेताओं में से किसी की ऐसी हिम्मत नहीं होती पॉलिटिकली जो वसुंधरा राजे सिंधिया की बात को काट दें। तो जो इतना दम रखती हैं, मादा रखती हैं, अगर उनके रोल को क्लियर नहीं किया जा रहा है तो समझा जा सकता है कि उनके कार्यकर्ताओं में भी एक निराशा है और वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको ये काम करना है या नहीं करना है। लेकिन पिछली बैठक जो हुई अमित शाह की और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की, उस बैठक में एक तरह से संदेश दे दिया गया है और यहां से अब ये कैंपेन उठना शुरू होगा। और इन नंबर्स की अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पर बीजेपी इस नंबर्स को देख के, इन नंबर्स को देख के तो बहुत निराश होगी। उन्हें राजस्थान में ज्यादा बेहतर करने की उम्मीद है। वसुंधरा राजे की जो क्लियरिटी की बात हर्षवर्धन जी की जा रही है, अभी देवी सिंह भाटी का आना, जो इनके काफी क्लोज हैं वसुंधरा राजे के और इनका झंडा हमेशा बुलंद करके रखते हैं। शर्त उनकी यही कि वसुंधरा राजे का चेहरा आप सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट करिए तो पार्टी में वापसी हो सकती है। उनकी अब पार्टी में वापसी होना क्या बता रहा है? क्या मैनेज कर लिया गया है? क्या सीधे तौर पर वसुंधरा राजे को अंदर खाने कोई संदेश पार्टी की तरफ से दिया गया है? देखिए प्राची, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई नेता इस तरह से हो जाए कि उसकी नाराजगी पार्टी पर भारी पड़ रही है, तो मुझे लगता है कि पार्टी को सोचना चाहिए कि वो कहां पहुंच गई है। बड़ा से बड़ा नेता भी इस हैसियत में नहीं होना चाहिए। किसी भी अच्छी पार्टी के लिए यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। वसुंधरा राजे, अशोक गहलोत, दोनों में से कोई अपनी पार्टी के लिए चुनाव जिता नहीं पाया है राजस्थान में, चाहे जितने बड़े नेता ये दोनों। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंटी इनकम्बेंसी, 5 साल तक जो चीजें चलती हैं उसके आधार पर सत्ता का अदल बदल होता रहता है। उस अदल बदल से आगे की राजनीति होगी क्या, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने 2018 की हार के बाद तय कर लिया था। लंबे समय तक केंद्रीय नेतृत्व और वसुंधरा के बीच में बहुत तीखे रिश्ते रहे, यहां तक कि वो मिलने आती थी, समय नहीं मिलता था, आ जाती थी तो होटल में रुकी रहती थी, मुलाकात नहीं होती थी, बिना मिले तक चली जाती थी। इसके बावजूद पार्टी ने उनको राष्ट्रीय पदाधिकारी बनाए रखा, लगातार उनको महत्व की भूमिका में रखा। अब मुझे लगता है बहुत स्पष्ट है, वसुंधरा युग फिलहाल खत्म हो चुका है। अगर उसको ये स्वीकार कर लेंगी अपने बेटे के राजनीतिक भविष्य के लिहाज से, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उस जगह पर खड़ी हो चुकी है जहां ये, जिसको कहते हैं ना कि एक नेता का परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है ये नंबर पूरी तरह से बदलेंगे। भारतीय जनता पार्टी को बहुत क्लियर एज है, वहां बहुत क्लियर एडवांटेज है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। प्राची, एक चीज का और ध्यान रखना चाहिए दर्शकों को, जब हम लोग मैसेजिंग दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ कोई अन्याय हो रहा है। बिल्कुल, वसुंधरा राजे सिंधिया खुद, उनका अप्रोच इस प्रकार का है कि बीजेपी जैसा संगठन उसे आसानी से एक्सेप्ट नहीं करता। बीजेपी एक डिसिप्लिन पार्टी है और वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया की कोशिश रहती है कि सब कुछ अपने मन का करें, अपने हिसाब से करें, अपनी शर्तों पर करें। जाहिर तौर पे मौजूदा दौर की बीजेपी तो कम से कम कतई उसे स्वीकार नहीं करेगी। समस्या वहां पर है। ऐसा नहीं है कि पार्टी का शीर्ष नेतृत्व दिल्ली वसुंधरा राजे को के साथ कोई अन्याय कर रहा है, उनके तरफ से समस्या आ रही है, उसका सोल्यूशन नहीं निकल पा रहा। सज्जन जी, ऐसे वक्त में राजस्थान से किसके लिए खुशखबरी आ सकती है? कौन जीत सकता है? देखिए, इस पे मैं थोड़ी देर बाद आता हूं, लेकिन जहां तक मैं हर्षवर्धन जी के बात से थोड़ी असहमति मेरी ये है कि वसुंधरा युग खत्म हो गया है। अब एक निश्चित तौर पे बीजेपी एक संगठन निष्ठ पार्टी है और उसमें किसी भी नेता का इतना मजबूत हो जाना कि संगठन के विरोध में जाए तो पार्टी हार जाए, सही नहीं है। लेकिन यह भी देखना चाहिए कि पार्टी और संगठन जो राष्ट्रीय स्तर पे पॉपुलर लीडर्स हैं, चाहे वो मोदी हो, योगी हो, उनके साथ तो सही है, लेकिन एक पैटर्न ये भी दिख रहा है पिछले 1-2 साल में कि क्षेत्रीय स्तर पे जो पॉपुलर लीडर हैं, वो आप चाहे दक्षिण में कर्नाटका का देख लें या आप हिमाचल का देख लें या तमाम जगहों पे देख लें, उनके खिलाफ संगठन का टकराव हो रहा है। तो रीजनल पॉपुलर लीडर्स हैं, उनका भी एक महत्व है क्योंकि संगठन को समाज के साथ देखना। वसुंधरा जी का बीजेपी के कोर वोटर्स जो कि अपर कास्ट में ब्राह्मण हैं, राजपूत हैं, बनिया हैं, सिंधी हैं, बाकी अन्य भी हैं, उनमें तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वहां के स्विंग वोटर हैं, उसमें आदिवासी समाज के लोग हैं, पिछड़ों का एक बड़ा वर्ग है और थोड़ी बहुत महिलाएं, उनमें अभी भी थोड़ा बहुत इंपैक्ट वसुंधरा जी के आने से बन सकता है। तो जहां तक ये देखा जाए कि अभी हमारे हिसाब से राजस्थान में देखें तो स्विंग वोटर के बीच में, कोर वोटर तो हर पार्टी का इंटैक्ट है, गहलोत की योजनाओं के कारण कांग्रेस को फायदा मिल रहा है और हमें लग रहा है आज की तारीख में कांग्रेस को बढ़त है बीजेपी के ऊपर। और जो आंकड़े दिख रहे हैं, हमें लग रहा है कि अगर 6 महीने पहले निश्चित तौर पे 130 का एक नंबर बताया जा रहा था, अगर वो 105 तक आ गया है तो याद रखिए वो डायरेक्शन फिर और स्लिप कर सकता है, क्योंकि आपके पास कोई चेहरा नहीं है अभी। और ऐसी स्थिति में हमें लग रहा है कि राजस्थान जो है, अगर यही स्थिति रही तो मध्य प्रदेश की तरह
कांग्रेस उतनी भी कमजोर नहीं है, वहां पे गहलोत ने फिर भी मैनेज कर लिया है सचिन पायलट वगैरह को काउंटर करके। हमें लग रहा है उस स्थिति में स्विंग वोटर के साथ कांग्रेस के पक्ष में राजस्थान जा सकता है, इसकी एक संभावना दिख रही है। तो क्या भावेश जी स्लिप हो रहा है ये चुनाव अगर बीजेपी के लिहाज से समझा जाए तो? फिलहाल देखिए स्थिति तो बहुत टफ है वहाँ पे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। बीजेपी ने जैसे कि सज्जन ने कहा कि बीजेपी ने कुछ अपनी गलतियों की वजह से वहाँ पे एक तरह का था, बीजेपी इस मुगालते में थी कि वो एक ऑल्टरनेट वहाँ पे चुनाव होता है जो इस बार इनकी गवर्नमेंट आने, तो उन्होंने एक तय कर लिया था कि वसुंधरा को साइडलाइन करके चलेंगे। लेकिन वसुंधरा को साइडलाइन ही करना था तो 4-5 साल पहले आपको करना था। चुनाव के समय में आप इतने बड़े नेता को, जो आपके लिए 2 बार सीएम रही हैं, उन्होंने पूरे पार्टी को लीड किया है वहाँ पे, आप इस तरह आप उनको नहीं हटा सकते उस दौर में, जबकि आपके पास वहाँ पे कोई एक ऐसा एक्सेप्टेबल फेस नहीं है, कोई ऐसा फेस नहीं है जिससे लोग अपने आप को कनेक्ट करें। जो स्विंग वोटर होते हैं 15-20% की जो स्विंग वोटर है वहाँ पे, वो आपसे किससे कनेक्ट करेंगे? आप देखिए पिछले साल सतीश पूनिया ने एक यात्रा निकाली थी, उन्हें कोई समर्थन नहीं दिखा, उनको बीच में बंद करना पड़ा। अभी हाल फिलहाल में यात्रा निकली थी, उन्होंने वसुंधरा राजे 1-2 यात्रा में गई, उसके बाद शायद वो साइडलाइन हो गई है। तो जब इतने कन्फ्यूज़न हो पार्टी के अंदर कि कौन लीड करेगा नहीं करेगा, इवन सेंट्रल लीडरशिप की वजह से भी आप देखिए तो वहाँ पे सेंट्रल लीडरशिप इस मुगालते में है कि उनको जीत रही है वहाँ पे। लेकिन देखिए राजस्थान का आप इतिहास देखिए, बीजेपी वहाँ जब भी जीतती है एक बड़ी मार्जिन से जीतती है। इस तरह की कंडीशन नहीं होती, यदि बीजेपी को जीतना होगा तो एक कंफर्टेबल सिचुएशन में जीतेगी। हाँ, कांग्रेस जरूर एक टाइट फाइट में जीतती रही है वहाँ पे। तो यदि ये इस सिचुएशन है तो मेरे ख्याल से बीजेपी को डरना चाहिए इस रिजल्ट से, क्योंकि यदि बीजेपी इस स्थिति में है तो कांग्रेस शायद निकाल ले जाएगी। यानी देखिए कहां पर चूक हो रही है भारतीय जनता पार्टी से, या कहां पर भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल रही है। संभागवार आपको दिखाते हैं कि किस रीजन में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को कितनी कितनी सीटें मिल रही हैं। ईटीजी का जो सर्वे है वो क्या कहता है, किस संभाग में कितनी सीटें मिल रही हैं। हम दुधार की अगर बात करें तो यहां पर कांग्रेस आगे है। ईटीजी के सर्वे के मुताबिक बीजेपी 27 से 29 सीटें और कांग्रेस 28 से 30 सीटें दुधार में जीत सकती है। यानी यहां कांग्रेस को लीड है, भारतीय जनता पार्टी पीछे है। मार्जिन बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इस रीजन में थोड़ी सी मुश्किलें बीजेपी के लिहाज से हो सकती हैं और यहां पर बढ़त कांग्रेस को मिल सकती है। 27 से 29 सीटें बीजेपी के खाते में जा सकती हैं और अगर हम बात करें कांग्रेस की तो 28 से 30 सीटें जा सकती हैं। हम इसके आगे चलें, मारवाड़ की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत नजर आ रही है। मारवाड़ में ईटीजी का सर्वे बता रहा है कि बीजेपी 30 से 32 सीटें जीत सकती है, कांग्रेस 27 से 29 सीटें मारवाड़ में जीत सकती है। यानी बीजेपी यहां पर मजबूत है, मजबूती के साथ यहां पर सीटें निकाल सकती है। 30 से 32 सीटें बीजेपी निकाल सकती है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहां पर पीछे है, 27 से 29 सीटें कांग्रेस निकाल सकती है। मारवाड़ रीजन बीजेपी के लिहाज से सुटेबल रीजन है। 30 से 32 सीटें यहां पर बीजेपी जीत सकती है और कांग्रेस 27 से 29 सीटें जीत सकती है। इसके बाद मेवाड़ की बात करते हैं। मेवाड़ में नेक टू नेक फाइट नजर आ रही है, यानी यहां पर दोनों की सीधी टक्कर है और कड़ी टक्कर है। बीजेपी 20 से 22 सीटें और कांग्रेस भी 20 से 22 सीटें ही यहां पर जीत सकती है। यानी मेवाड़ वो रीजन हो सकता है जिसमें अगर कोई भी पार्टी बढ़त लेगी तो फिर उसके लिए फाइनल रिजल्ट्स में भी बढ़त हो सकती है। तो मेवाड़ में फिलहाल चुनाव दोनों के लिहाज से बड़ा ही इंटरेस्टिंग चुनाव है, दोनों के लिहाज से नेक टू नेक फाइट है। बीजेपी और कांग्रेस फिलहाल बराबरी पर नजर आ रहे हैं मेवाड़ में, 20 से 22 और कांग्रेस भी 20 से 22 सीटें जो हैं वो जीत सकती है। इसके बाद हम हाड़ौती की बात करते हैं। हाड़ौती की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर नुकसान हो रहा है, जबकि बीजेपी को यहां पर बढ़त मिल रही है। हाड़ौती में बीजेपी 8 से 10 सीटें, कांग्रेस को 7 से 9 सीटें हाड़ौती में मिल सकती हैं। यानी ये रीजन बीजेपी के लिहाज से मजबूत है। कांग्रेस के लिहाज से यहां पर कांग्रेस को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बीजेपी से अगर कंपैरिजन करें तो बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। तो हाड़ौती रीजन बीजेपी के लिए जरूर खुशखबरी ला सकता है। कांग्रेस के लिहाज से अगर हम कहें तो यहां पर सीटों का नुकसान कांग्रेस को हो सकता है। शेखावटी की अगर बात करें तो शेखावटी रीजन में किसको मिलेगी सत्ता या कौन किस पर पड़ रहा है भारी, तो बीजेपी 10 से 12 सीटें, यानी यहां पर भी बीजेपी को बढ़त है। और कांग्रेस की बात करें तो यहां पर 9 से 11 सीटें कांग्रेस को मिल सकती हैं। तो एक एक रीजन में जो चुनावी समीकरण है वहां थोड़ी लीड बीजेपी ले रही है। हालांकि 2 ऐसे रीजन भी आए जहां मुश्किल में बीजेपी जरूर हो सकती है। मेवात एक ऐसा रीजन है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में नेक टू नेक फाइट है, लेकिन फिलहाल शेखावटी में भी बीजेपी
को थोड़ी सी मार्जिनल बढ़त मिल रही है। 10 से 12 सीटें यहाँ पर बीजेपी जीत सकती है, जबकि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस यहाँ 9 से 11 सीटें जीत सकती है। यानी ओवरऑल 200 सीटों को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी अभी के लिहाज से थोड़ी सी चिंता बीजेपी को हो सकती है, लेकिन बीजेपी कंफर्टेबल सिचुएशन में है, ऐसा बीजेपी मानकर चल रही है। वसुंधरा राजे को मैनेज करना थोड़ा सा बीजेपी के लिए मुश्किल था, लेकिन अभी जिस तरीके से बैठकों का दौर चला उसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि वसुंधरा राजे को मैनेज कर लिया गया है। ये जितने भी रीजन देवेंद्र हमने दिखाए हैं, इसमें कौन सा ऐसा रीजन लग रहा है जो थोड़ा सा फंसा हुआ है या बीजेपी के लिहाज से चिंता वाला हो सकता है? देखिए, मारवाड़ मेवाड़ को लेकर दोनों जगह पार्टी का अपना फीडबैक है। परिवर्तन यात्रा के समय भी जो मिला, उनको लग रहा है कि जो चीज़ें हैं ग्राउंड पे वो उनके पक्ष में है, वहाँ पे वो बेहतर करेंगे। दूसरी चीज़ की जैसे फैक्टर मैनेज करने की जब बात होती है तो जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया क्या कर देंगी? वसुंधरा राजे सिंधिया सार्वजनिक तौर पे ये कहेंगी नहीं कि हाँ भाई बीजेपी को वोट नहीं करना है। फ़र्क वहाँ पड़ जाता है कि अलग अलग रीजन में देखें तो हर जगह उनके अपने लोग भी हैं, और अगर उनके अपने लोगों को टिकट नहीं मिला तो एक निष्क्रियता का मैसेज जाता है। और फिर वो निष्क्रियता का मैसेज, जब बाइपोलर पॉलिटिक्स होती है, दो ही दलों में आपको बंटना है, तो अगर थोड़ी भी निष्क्रियता आ जाए, 2-3% कार्यकर्ता भी अगर आपके निष्क्रिय हो गए तो आपको सीधे सीधे उसका नुकसान होता है। और वो पार्टी की चिंता है कि उस नुकसान को कैसे दूर किया जाए। जैसे दूसरे राज्यों से जो पर्यवेक्षक लगाए गए थे हर एक विधानसभा सीट पे, उसका मकसद ही यही था कि एक न्यूट्रल फीडबैक आप ले लें, राजस्थान के नेताओं पे भरोसा ना हो, या जिस राज्य के भी, जैसे मध्य प्रदेश में भी वही काम किया गया था कि वहाँ के लोकल लीडरशिप पे आप भरोसा ना करके फीडबैक के लिए बाहर के नेताओं को भेजें, और वो नेता जो कि संगठन में एक्सपीरियंस रहे हैं, चुनाव जीतते रहे, वैसे लोगों को वहाँ पे भेजा गया था। तो राजस्थान का जो फीडबैक है उसमें मारवाड़ और मेवाड़ दोनों में उनको ऐसा लग रहा है कि ग्राउंड से रिपोर्ट अच्छी आ रही है, और नेक टू नेक फाइट तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, अभी जो ईटीजी का सर्वे बता रहा है मेवाड़ में तो कम से कम नेक टू नेक फाइट है। हालांकि बीजेपी का अपना अंदर का सर्वे है और वो थोड़ा सा कंफर्टेबल नजर जरूर आ रहे हैं, लेकिन अगर नुकसान होगा हर्षवर्धन जी बीजेपी के लिहाज से मैं समझूं, क्योंकि सामने अशोक गहलोत हैं जिन्हें जादूगर कहा जाता है, वो भी यात्रा पर निकले हुए हैं, मंदिर मंदिर भी जा रहे हैं और तमाम तरीके से वोटों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर नुकसान पहुंचेगा बीजेपी को तो किन वजहों से पहुंच सकता है? देखिए, एक चीज जो अभी देवेंद्र ने कही उसको थोड़ा सा मैं और स्पेसिफाई करता हूं। जैसे आपको मध्य प्रदेश में दिखता है कि इतने बड़े बड़े नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हो गए और वो लौट कर जा रहे हैं, वो अपने अपने एक एक जिले में संभाग में बड़े नेता हैं। राजस्थान में वो नेता हैं लेकिन वो उसी जिले के हैं, उनकी पहचान शायद आप राज्य के नेता के तौर पर भी नहीं करते। लेकिन वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत दोनों की जो ताकत है वो क्या है? वो जनता से ज्यादा उनकी ताकत है कि वो अलग अलग क्षेत्रों के जो ताकतवर लोग हैं उनको वो अपने कब्जे में करते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी क्या दो तरह की रणनीति पर काम करेगी। एक तो ये कि जहां अपरिहार्य है, मतलब नहीं लगता है कि उस आदमी को अगर उन्होंने किनारे कर दिया, लगभग हर जिले में है जो वसुंधरा के लोग हैं, क्या उनके हिसाब से टिकट देंगे और फिर से वो कहेंगे नहीं वसुंधरा मजबूत हो जाए? या उनको लगता है जो अपरिहार्य नहीं है, यानी ऐसे नेता जहां उनको लगता है कि इनको टिकट अगर इनके हिसाब से नहीं मिलेगा तो हम अपना वाला प्रत्याशी जिता ले जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि अंदर से जो भीतर घात होती है वो कम हो पाएगी। अगर ये दोनों रणनीति भारतीय जनता पार्टी ठीक से कर ले गई तो आप यकीन मानिए भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में कोई मुश्किल नहीं होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी उसी तरह से जीतेगी जैसे पहले के चुनाव में बड़ी बढ़त से जीती रही। यहां मात खा गई तो फिर तो वही होगा कट टू कट, और तब शायद अशोक गहलोत आपको बड़े दिखेंगे। ठीक है, मैं इस पर आगे बढ़ूं राजस्थान पर। देवेंद्र, एक जानकारी मैं आपसे जानना चाह रही हूं, जैसे मध्य प्रदेश में एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो बड़े चेहरे हैं उनको उतारा गया है, तो राजस्थान में भी क्या बीजेपी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट कर सकती है? जो केंद्रीय मंत्री हैं क्या उनको मैदान में उतारा जा सकता है, या जो सांसद हैं उन्हें विधायकी का चुनाव लड़ाया जा सकता है? अभी तक का जो संकेत है प्राची, उसमें ये कहा गया कि सांसद तो लड़ेंगे, केंद्रीय मंत्रियों को लेकर सीधे सीधे नहीं बताया गया। उसमें अभी संशय था कि क्या केंद्रीय मंत्री को चुनाव लड़ाया जाए या नहीं। सांसदों के बारे में जरूर ये बताया गया है कि 3 से 4 सांसद ऐसे होंगे जो कि विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और एक दिलचस्प चीज जो कि ग्राउंड पे हवा भी चली थी कि अशोक गहलोत और गजेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, तो क्या गजेंद्र सिंह शेखावत को उनके खिलाफ लड़ाना चाहिए? सोर्सेज ये बताते हैं कि शेखावत खुद इस बात के लिए तैयार नहीं है। और इनमें से जितने नेताओं की अगर आप बात करें, केंद्रीय नेताओं की, तो निश्चित तौर पर वो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक नहीं होंगे प्राची। वो ये चाहेंगे कि पार्टी सामूहिक नेतृत्व से चुनाव में जाए, और एक बार जैसे ही सामूहिक नेतृत्व पर बीजेपी को जीत हासिल होती है तो ये जो केंद्रीय मंत्री यहाँ दिल्ली में बैठे हैं, इनमें से सबकी एक ख्वाहिश रहती है, और ख्वाहिश लाजमी भी है राजनीति में, कि उस समय हमें मौका मिल जाए। ग्राउंड पे जाके चुनाव लड़ने वाली स्थिति वैसी नहीं दिख रही इनकी। दूसरी तरफ वसुंधरा राजे सिंधिया की बात करें प्राची, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि जिस एक्स फैक्टर की राजनीति में हम लोग बात करते हैं, प्रदेश के नेताओं में
और कांग्रेस बीजेपी दोनों को मिला लीजिए तो वसुंधरा के पास सबसे ज़्यादा है। उसको एक दो उदाहरण से आप समझें, जैसे पिछली बार उनके जन्मदिन के अवसर पर तब सतीश पूनिया प्रदेश अध्यक्ष थे, वसुंधरा राजे ने एक कार्यक्रम रख दिया, सतीश पूनिया ने मनाही की। उसके बाद उसी दिन सतीश पूनिया ने विधानसभा में एक कार्यक्रम रखा, बावजूद इसके वसुंधरा राजे सिंधिया के घर पे और उनके शहर में पूरा जमावड़ा लगा हुआ था और प्रदेश भर से बीजेपी के नेता वहाँ पे पहुँच रहे थे। और उसकी वजह ये रहती है कि वसुंधरा राजे जब शासन में थी तो एक क्रॉस द पार्टी लाइन लोगों को मोबिलाइज करती हैं काम को लेके। तो वहाँ पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का एक कनेक्ट है। उस कनेक्ट को अपने पक्ष में इस्तेमाल करना बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। पार्टी का टॉप लीडरशिप निश्चित तौर पे वसुंधरा राजे से लगातार संपर्क कर रहा है, कितना और कैसे इस्तेमाल करेगा देखना होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।